चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे, जैसे यू नो वेरी वेल एज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और बेरोजगारी के पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होती है बेरोजगारी और कितने टाइप्स की बेरोजगारी होती है। फिर हम ये देखेंगे डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। फिर इसके पीछे हम लोग वो भी देखेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल अप्रोच क्या रहा है। ठीक है, फिर कैलकुलेशन देखा जाएगा कि कौन इसकी कैलकुलेशन करता है, यानी मेजरमेंट कौन करता है, कितने मेथड से करता है मेजरमेंट, और वर्तमान समय में बेरोजगारी का रेट यानी जो दर है वो क्या है, या इसके साथ ही और जो प्रीवियस जो ईयर्स के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं कि बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ी या घटी, फिलिप्स कर्व क्या होता है, ओकुन का नियम क्या है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की कि व्हाट इज द मीन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? तो जनरली आपने देखा ही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को यदि हम डिफाइन करें तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने का क्या हो, इच्छुक हो। ठीक है, कोई व्यक्ति जो क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करना हो, डिजायर रखता हो टू, यानी कि किसकी, यानी कि वर्क की, यानी कि वो कार्य करने की इच्छा रखता हो, लेकिन उसकी जो योग्यता है ना, उसके आधार पर। ठीक है, जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करने का इच्छुक है, ठीक, जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और उसे उसकी योग्यता के अनुसार, ठीक, योग्यता के अनुसार यदि कार्य उपलब्ध नहीं होता है, यदि उसे कार्य उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे बेरोजगार। ठीक, बेरोजगार। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ समय पहले, यानी कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अभी मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने बीएड कर रखा है, टेट यानी कि उसने क्वालिफाई कर रखा हुआ है। ठीक है, अब उसकी योग्यता है कि उसे क्या किया जाए, यानी कि उस विभाग में नौकरी मिले। ठीक है, उस पद पर उसे अपॉइंट किया जाए। लेकिन सपोज दैट अगर उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य उपलब्ध ना हो तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि बेरोजगार हो जाएगा। तो यानी बेरोजगारी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक हो और उसे उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग कार्य उपलब्ध ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो सपोज दैट कोई व्यक्ति है, उसने यानी कि पीएचडी कंप्लीट कर लिया, उसने अपने नॉर्म्स यानी कि पूरे क्या कर लिए, यानी कि नॉर्म्स उसके पास हैं। अब वो चाह रहा है कि उसे क्या किया जाए, यानी डिग्री कॉलेज में नौकरी मिले। बट सोचिए अगर नौकरी ना हो तो फिर वो क्या करेगा, कोई ना कोई जो है यानी कि कार्य करेगा। तो कार्य में तो रहेगा बट वो क्या है, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या होगा, बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, अब ये कितने तरह से होती है, तो मेनली टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐच्छिक, और दूसरे को हम कैसे कह सकते हैं, अनैच्छिक। यानी कि एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा क्या है, अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि सिंपली यू कैन क्लासिफाइड फॉर अ टू ग्रुप एज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि वॉलंटरी और सेकेंड ऑफ यानी कि आपका क्या है, यानी कि अनवॉलंटरी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम उससे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य तो करना चाह रहा है और बाजार में क्या है, कार्य उपलब्ध है, यानी कि मार्केट में जो भी मार्केट का मजदूरी दर है, जो भी वेज रेट है, मजदूरी दर, उस मजदूरी दर पर क्या है, कार्य अवेलेबल है, यानी कि कार्य क्या है, उपलब्ध है। और इस कार्य उपलब्ध
होने पर बाजार में जो मजदूरी दर चल रही है, मार्केट बेज रेट पर कार्य उपलब्ध है और कोई व्यक्ति जो है इस मजदूरी दर पर कार्य ना करके, ठीक है, कार्य ना करके किसी बाजार मजदूरी दर से कम मजदूरी दर पर, यानी कि लेस देन मार्केट बेज रेट, इस मजदूरी दर पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो कहाँ करता है, अन्य जगह पर करता है, अपने किसी यानी कि मित्र के यहाँ करता है या किसी जगह करता है, लेकिन उसे उतना बेज रेट नहीं मिलता है जितना कि बाजार में बेज रेट है। तो क्या होगा, इस बेज रेट से यहाँ पर बेज रेट क्या होगा, कम होगा, और कार्य कर रहा है तो जितना बेज रेट उसे कम मिलेगा तो उतने का वो क्या होगा, बेरोजगार कहलाएगा। तो ये किसके इच्छा के अकॉर्डिंग बेरोजगार है, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी कहने का मतलब है बाजार में मान के चलिए डेली 500 रुपये यानी कि क्या चल रहा है, मजदूरी दर चल रहा है, लेकिन व्यक्ति बाजार में मजदूरी भी है, काम भी है, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, बाजार में मजदूरी दर पर काम ना करके क्या कर रहा है, अन्य जगह पर कार्य कर रहा है जो क्या है, बाजार मजदूरी दर से कम है। जैसे मान लो 300 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में वो यहाँ कार्य कर रहा है तो अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 रुपये का बाजार मजदूरी दर और यानी कि यहाँ पर अन्य जगह पर, तो वह व्यक्ति क्या है, 200 रुपये का क्या है, यानी कि अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक क्या होती है, अनैच्छिक का मतलब है कि इच्छा के यानी कि उसके इच्छा के अनुसार नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनैच्छिक का मतलब है कि अब व्यक्ति कार्य करना चाह रहा है, ठीक है, अब वो कार्य करना चाह रहा है बट बाजार में क्या है, अब कार्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो बाजार में मजदूरी दर थी उस मजदूरी दर पर अब बाजार में कार्य उपलब्ध नहीं है। अब व्यक्ति कार्य करना चाह रहा, पहले कार्य था उपलब्ध लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा था, उस बाजार मजदूरी दर पर कार्य ना करके किसी अन्य जगह पर कार्य कर रहा था मार्केट बेज रेट से कम पर, तो उसे हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे थे, अनएम्प्लॉयड कह रहे थे। अब हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक का मतलब है कि अब बाजार में व्यक्ति अब कार्य उपलब्ध नहीं है लेकिन अब वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, कार्य करना चाहता है। तो इस वजह से कार्य उपलब्ध ना होने की वजह से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो अब ये किसके अकॉर्डिंग बेरोजगार है, ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, दूसरे के इच्छा के अनुसार है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, तो ये मेनली दो प्रकार हो गए कि वॉलंटरी और अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के। अब देखिए, अगर हम बेरोजगारी को और डिफाइन करें और यानी कि आगे उसे और हम क्या करें, क्लासिफाइड करें, तो जो है कीन्स की अगर हम बात करें तो कीन्स और कीन्स के पहले भी अगर हम बात करें तो पीगू। ठीक है, पीगू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है कीन्स के पहले बेरोजगारी पर जो है चर्चा किया, लेकिन कीन्स ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जो है क्या है, समग्र जो मांग है यानी कि जो इफेक्टिव डिमांड है, ठीक, समग्र मांग यानी कि इफेक्टिव जो डिमांड है उस डिमांड में क्या है, कमी है। उस डिमांड में कमी के कारण क्या होती है, विकसित देशों में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरा, अगर जहां वो अल्प विकसित देशों की बात करें तो अल्प विकसित देशों की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यानी कि अल्प विकसित देशों में इफेक्टिव डिमांड जो है मेन कारण नहीं होता है बेरोजगारी का, बल्कि यहाँ क्या होता है, यहाँ कई कारण होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कौन से, पूंजी यानी कि निर्माण कार्य यानी कि क्या होते हैं, यानी कि पूंजी निर्माण कार्य या जो अन्य तरीके के कार्य हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर बेरोजगारी को क्या करते हैं, यानी कि फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। अब इनके हम लोग टाइप देखते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें कि बेरोजगारी कब उत्पन्न होगी, तो जैसे देखिए आप प्राइस लेवल यानी कि अगर कोई एक्स कमोडिटी है, अगर इसकी कीमत लगातार क्या होती चली जाए,
इंक्रीज होती चली जाए तो क्या होगा। तो अगर कीमत इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि प्राइस लेवल सस्टेन इंक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो कोई वस्तु पहले 10 रुपए की थी, वो 12 की, 14 की, 18 की हो रही है, ऐसे लगातार इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस लेवल अगर थोड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि लाभ की आशाएं बढ़ती हैं, ठीक है। और लाभ की आशाएं बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, निवेश करते हैं। ये निवेश करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन उत्पन्न होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज बढ़ता है, यानी प्रोडक्शन जो है क्या होता है, बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इनकम का लेवल बढ़ जाता है और क्या होता है, यानी कि पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी जो है रिड्यूस होती है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट होता है किसका, प्राइस लेवल के इंक्रीजमेंट का। लेकिन अगर प्राइस लेवल सस्टेन इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। डिमांड ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड ऑफ एक्स कम हो जाएगी तो लाभ की संभावना, यानी कि जो इन्वेस्टरों के प्रॉफिट है उसकी संभावना कम हो जाएगी। संभावना कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा था अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगेगा। फिर क्या होगा, आपका पॉवर्टी भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं इंक्रीज होंगी। तो ये क्या है, यानी कि इकोनॉमी में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से कीमत का बढ़ना, कीमत का लगातार बढ़ना यानी क्या कहलाता है, स्फीति कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो प्राइस लेवल जब सस्टेन इंक्रीज करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो यानी कि इसे अब ये कौन सा इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया मान वस्तु की क्या होती है, कीमत होती है। तो ये कौन सा यानी इन्फ्लेशन है, मुद्रा इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति। तो जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में यानी बेरोजगारी पर भी इसका क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि फिलिप्स की बात जब करेंगे तो फिलिप्स जो है क्या बताते हैं, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में जो संबंध बताते हैं वो संबंध किस तरीके का है, यानी कि विपरीत संबंध है। विपरीत क्या होता है, संबंध होता है। लेकिन ये कौन से समय के लिए बताते हैं, अल्पकाल समय के लिए ये अपनी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि यानी फिलिप्स वक्र क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फिलिप्स वक्र रिप्रेजेंट करेगा क्या, यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं, फिलिप्स वक्र कहते हैं। ये किस तरीके का होगा, ये इस तरीके का होगा। यहाँ पर देखेंगे यानी कि वर्टिकल यानी कि लाइन पर देखेंगे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति होगी। तो मुद्रास्फीति की दर जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो यहाँ पर जैसे मान लो 4% मुद्रास्फीति, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा। फिर जो है जैसे मान लो यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। जैसे जैसे ये रेट क्या होगा, जैसे मान लो कम होता जाएगा, ऐसे करके हम बात करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। तो ये मुद्रास्फीति जैसे जैसे कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, यानी बढ़ेगा। तो इस तरीके का एक वक्र तुमको जो है देखने को मिलेगा जो इस तरीके का होगा। इसको जो है क्या कहा जाता है, यानी उल्टा जे आकार का वक्र। क्योंकि जे आकार कैसा होता है, ऐसे होता है, और ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या होता है, उल्टा जे आकार का होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे चल के हम इसकी यानी विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से और भी बताएंगे जब इन्फ्लेशन और डेफ्लेशन बताएंगे। अब बात करें, जैसे हमने कहा विकसित और विकासशील देशों में अगर हम बात करें तो विकसित और विकासशील, तो जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में क्या होता है कि कीमतों में जो है क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं। इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की वजह से क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से प्राइस लेवल फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेरोजगारी फैलती है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं कौन सा, यानी चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जब
किसी भी कंट्री में प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है, तो उसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आपने देखा अभी कीमत बढ़ने के वजह से, उसी तरीके से कीमत कम होने पर भी बेरोजगारी फैलती है। जैसे आपने देखा 1929 में जो है जो ग्रेट यानी कि डिप्रेशन आया, यानी मंदी, तो वो उसके वजह से भी आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब प्राइस लेवल ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, एक लेवल ऐसा आ जाता है कि कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि जिसके वजह से व्यक्ति क्या करता है, यानी कि डिमांड जो है नहीं बढ़ती है। इसके वजह से भी जो है इकॉनमी में क्या होता है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो विकासशील देशों की बात करेंगे, ठीक है, विकासशील या अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे। तो जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसकी संरचना को देखेंगे, ठीक है। तो संरचना में देखेंगे भारत क्या है, गांव का देश है। गांधी जी कहते हैं भारत गांव का देश है। भारत की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है और गांव का मुख्य व्यवसाय आप देखेंगे क्या होता है, कृषि होता है। और कृषि क्या है, मानसून का युगा कहलाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर, यानी प्रत्येक क्षेत्र इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि क्षेत्र इंतजार नहीं कर सकता। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी क्या है, कृषि क्षेत्र ही है। भारत में कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है, तो 68.8% यानी 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी निवास कर रही है। बकाया फिर कहाँ पर है, शहरी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आबादी है। कितना है, अब 31.2%। ये भी प्रश्न आया परीक्षा में कि भारत में कितने प्रतिशत शहरी आबादी है, तो 31.2। अब गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं। कौन कौन से, एक हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं यानी प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या आता है इंडस्ट्री, और तीसरा क्या आता है आपका सर्विस सेक्टर, इसमें क्या आता है आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसे प्राथमिक क्षेत्र के साथ इसके अलाइड सेक्टर हैं, जैसे क्या है मत्स्य पालन है, इसके साथ साथ क्या है वन संपदा है, ठीक है, फॉरेस्ट्री एवं लॉगिंग है। इसके साथ साथ आपका क्या है, यानी ये प्राथमिक में क्या है आपका कृषि एवं पशुपालन है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए अलाइड सेक्टर हैं, ठीक है। तो अधिकांश जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है भारत में, अधिकांश जो जनसंख्या लगी हुई है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। और यानी कि अपना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो 1951 में आज़ादी के समय भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, 54.4% था, ठीक है, 54.4% था, जो लगातार जो है क्या हो गया डिक्रीज होते होते अब कितना बचा हुआ है, ये 17% का जो है क्या हुआ है, ये अभी यानी बचा हुआ है कि अब 17% भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो कृषि क्षेत्र कृषि किस पर बेस्ड है, मानसून पर बेस्ड है। अब मानसून क्या होता है, अगर अच्छा होता है तो यानी कि फसल भी अच्छी होती है, लोगों को अच्छे दाम मिलता है। अब मानसून के वजह से अब आपने देखा होगा यानी कि एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है, मानसूनी बेरोजगारी। मानसूनी बेरोजगारी का मतलब क्या है, कुछ समय मौसम तक जो है लोगों को रोजगार मिलता है, उसके बाद व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में ही आपने देखा होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति देखने में तो कार्य में लगा होगा, ठीक है, बट उसकी जो यानी उत्पादकता है वो उस उत्पादकता में योगदान क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, या प्रोडक्टिविटी में कोई भी योगदान नहीं होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपा हुआ यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब है कि व्यक्ति की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता, कौन सा वाला, सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, शून्य होती है। यानी उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से निकाल के किसी दूसरे क्षेत्र में लाया जाए तो वहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, छिपी हुई बेरोजगारी या
प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? तो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट किससे कहा जाता है? यानी जब व्यक्ति का उत्पादन में योगदान क्या हो? शून्य हो, या उसकी सीमांत उत्पादकता क्या हो? शून्य हो। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्या है, यानी कि बेरोजगारी का प्रकार है, मानसूनी बेरोजगारी और प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अब शहरों में बात करते हैं तो शहरों में क्या है? दो चीजें हैं, एक तो क्या है इंडस्ट्री है और दूसरा हमारे पास क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो इंडस्ट्री में जब आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है कृषि क्षेत्र से हट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है तो उद्योग क्षेत्र में कार्य करता है, तो यहाँ पर एक बेरोजगारी देखने को मिलती है जिससे हम लोग बोलते हैं कौन सा? घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? वो बता रहा है कि 1% शिफ्ट टू, यानी कि 1% शिफ्ट टू वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्रीज, यानी कि एक व्यक्ति है जो क्या है एक उद्योग से शिफ्ट हो गया है दूसरे उद्योग में। तो जब एक व्यक्ति एक उद्योग को छोड़ करके बी उद्योग में जो है शिफ्ट होता है तो उसे जितने दिन का टाइम पीरियड लगता है उतने दिन क्या होता है? व्यक्ति जो है टाइम यहाँ पर गैप हो गया, तो उतने दिन व्यक्ति क्या होता है? बेरोजगार होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो उद्योगों में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा कोई व्यक्ति यानी कपास के मिल में काम कर रहा है, उसे 8,000 रुपये महीने मिल रहा है, फिर वो जो है स्टील वाले इंडस्ट्री में चला गया, वहाँ 10,000 मिल रहा है, लेकिन पता चले 2 महीने का टाइम लग गया, तो वहाँ पर क्या हो गया? वो टाइम लग 2 महीने क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया, लेकिन फ्रैक्शनल हो गया, यहाँ से वहाँ पहुँचा तो बेरोजगार रहा। सेवा क्षेत्र में आप देखते हैं कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई बेरोजगारी है तो कौन सी बेरोजगारी है? यानी कि एजुकेशनल यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको क्या नहीं मिल रहा है? कार्य नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से घर्षणात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी यानी कि मानसूनी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, और पूरे भारत में इस तरीके से जो बेरोजगारी है उसे हम लोग एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब इसमें जो है खुली हुई बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है। तो आपने देखा बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, सबसे पहले जो है एक कमेटी गठित होती है 1973 में, इसे आपने देखा होगा भगवती समिति ये कहा जाता है। तो भगवती समिति का संबंध पूछा जाता है किससे है? बेरोजगारी से। फिर आप देखिएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में 6th 5 ईयर जो प्लान है, 5 ईयर प्लान, यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का जो है कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यानी मानक व्यक्ति वर्ष। मानक व्यक्ति वर्ष का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति 8 घंटे यानी एक वर्ष में लगातार जो है उसे 8 घंटे यानी 273 दिन कार्य उपलब्ध होता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ द ईयर की श्रेणी में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाएगा, तो कौन मेजर करेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का काम किसका है? NSSO का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। तो ये CSO का यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक सब डिवीजन है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जिसकी स्थापना का हुई 1951 में। इसका काम क्या है? इसका काम है देश में नेशनल इनकम का एस्टिमेट करना, और ये CSO किसके रिकमेंडेशन पर हुआ? तो आपने देखा होगा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका यानी कि रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ। PC महालनोबिस जो है 1948 में राष्ट्रीय आय समिति के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। ये भारत में महान सांख्यिकीयविद हैं और इन्हीं के आधार पर जो है सांख्यिकीयविद
इन्हीं के यानी कि जन्म दिवस पर 29 जून को देश में सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। और 2000 जो है आपने देखा होगा 20 में सांख्यिकीय दिवस की थीम क्या थी, तो यस डीजे गोल नंबर 3 और डीजे गोल नंबर 5 इनको क्या करना था, अचीव करना था। तो सीएसओ की स्थापना हुई इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट आपके कलकत्ता में स्टैब्लिश है। और इसी के क्या है, यानी कि इसी का ये सब डिवीजन है कि जो है एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, यानी कि जो है बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े हैं वो कौन कलेक्ट करता है या जारी करेगा, यानी एनएसएसओ कितने आधार पर जारी या किस तरीके से मेजरमेंट करता है। तो ये 3 तरीके से यानी कि बेरोजगारी का अनुमान लगाता है। एक यूजुअली मेथड यानी 365 दिन में, एक आपका होगा वीकली मेथड यानी 7 दिन में, और एक होगा आपका डेली मेथड यानी कि दैनिक विधि। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो डेली मेथड है। इसमें यूजुअल और वीकली दोनों मेथड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 विधियों से भारत में बेरोजगारी का क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। कौन सी संस्था लगाती है, एनएसएसओ। ठीक है, अब ये यूजुअली क्या है, ये जो है यानी कि 365 दिन का है। ठीक है, वीकली क्या है यानी साप्ताहिक है, और डेली क्या है यानी कि दिन का है, और यानी आपका क्या है वीकली का भी है। तो इस तरीके से ये अगर 365 दिन में किसी व्यक्ति को 8 दिन यानी कि 8 घंटे 273 दिन जो है रोजगार नहीं मिला, तो वो क्या है यानी कि यूजुअली यानी सामान्य बेरोजगार है, या उसे वार्षिक बेरोजगार भी कहेंगे। और वीकली मेथड में क्या है कि उसे जो है 1 भी घंटे पूरे सप्ताह में कार्य नहीं मिला, तो वो क्या है वीकली अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो है डेली में क्या है, अगर उसे 1 दिन में भी जो है या 1 वीक में भी 1 भी घंटे कार्य नहीं मिला, तो वो क्या है यानी कि वीकली अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की यानी कि मेजरमेंट किया जाता है और गणना किया जाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। और बेरोजगारी पर भगवती कमेटी बनाई गई। 6वीं पंचवर्षीय योजना में स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की अवधारणा आई। बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये हम लोगों ने देखा। और भारत में एक बेरोजगारी का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे और डेटा को लाएंगे और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और भारत में क्यों बेरोजगारी है इनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। ओके, थैंक यू।